नमस्कार मित्रों, मैं भुवन चंद्र जोशी। आज बात करेंगे उत्तराखंड के पहाड़ों से लगातार पलायन क्यों हो रहा है। पहाड़ से लगातार हर रोज़ कुछ न कुछ अपडेट आती जा रही है कि पहाड़ों में किस तरह से पलायन होते जा रहा है, पलायन हो रहा है, लेकिन इसको रोका नहीं जा रहा है। आखिर रुकेगा कैसे? ऐसा माना जा रहा है कि आइंदा वर्ष 2025 में पूरी दुनिया की आधी आबादी गांव से शहरों में स्थापित हो जाएगी। एक आंकड़े ऐसे बताते हैं कि नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, इस पर बहस होती रहती है, लेकिन असल में ऐसे मुद्दे हैं जो उत्तराखंड के गांवों में पलायन की समस्या के कारणों को थोड़ा बात करने की ज़रूरत है। मेरा मकसद है कि जब पहाड़ों से छोड़कर अगर आप मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड के कई मैदानी क्षेत्र हैं जिसमें देहरादून है, उसके बाद हल्द्वानी है जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और उसके बाद देहरादून है। देहरादून के कई क्षेत्र ऐसे हैं, उधम सिंह नगर है पूरा, और चंपावत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मैदानी एरिया है। उन क्षेत्रों में लोग बसना शुरू कर दिया है, पहाड़ों को बिल्कुल नतमस्तक छोड़ दिया गया है। आखिरकार इसकी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कौन पहाड़ों को ऐसे छोड़कर क्यों जा रहे हैं लोग? एक ही शब्द है, रोजगार की तलाश। उत्तराखंड के गांव में पलायन की बजाय यदि हम इससे पहले पलायन टर्म की अगर बात करें तो कई लोग ये मानते हैं कि ये पूरी दुनिया में इस तरह से पलायन टर्म हो रहा है कि पलायन का सामान्य अर्थ क्या है और पलायन को किस नज़रिए से देखा जाए। तो परिस्थितियों के दबाव में उसकी वजह, जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, और रोजगार के नए अवसरों की तलाश में, यानी कि उत्तराखंड या कहें कि भारत में नहीं पूरी दुनिया में एक ऐसा ट्रेंड बन चुका है जिसमें निरंतरता बढ़ती जा रही है कि इस पलायन की दिशा में शहरों की तरफ जाना। और इसके साथ साथ भारत से जुड़े कई ऐसे आंकड़े हैं जिनको हम आज नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जब 1961 की बात करें, 1961 में 18% के करीब 18% लोग पलायन कर चुके थे, और उसके बाद 1971 की अगर बात करें तो जिसमें 20% लोग पलायन कर चुके, और 1980 की अगर बात करें तो 25% लोग पलायन कर चुके थे, और 1991 में की बात करें तो 25% लोग यहाँ से पलायन कर चुके थे, और 2001 में यानी कि 2001 में करें तो 28% लोग पलायन कर चुके हैं, और 2021 में की अगर बात करें तो जिसमें 30% लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं, और 2011 की यानी कि 2011 की बात करें जिसमें 32% लोग पलायन कर चुके हैं। तो पलायन की जो निरंतरता है वो बढ़ती जा रही है। उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि हम एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं और एक देश से दूसरे देश में भी पलायन हो रहा है। ऐसी कहावत है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती, और मुख्य कारण यही है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। अगर स्थानीय अवसरों की अगर बात करें तो ऐसा कतई नहीं है कि यह समस्या उत्तराखंड तक ही सीमित है। उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हैं जिसमें हिमाचल प्रदेश में, जिसमें एक नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के 2007 के आंकड़ों में अगर पलायन के मामले में की बात करें तो हिमाचल प्रदेश उससे भी आगे है। तो इस समाधान की दृष्टि से कुछ विचारणीय अगर इस पर बात की जाए तो जिसमें सबसे पहले आता है कि स्थायी रोजगार के अवसर बढ़ाई जाए। सरकार से कहा जाता है कि आप अधिक से अधिक रोजगारों को बढ़ावा दें अपने प्रदेश में, जिसमें कृषि है, बागवानी है, और इससे जुड़े साग सब्जी, जड़ी बूटियां, फल फूल आदि तमाम इस पर सरकार के सामने ऐसे बिंदु रखे जाते हैं। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह है अस्पतालों की सुविधा को डॉक्टरों से लेस किया जाए, जिसमें अस्पताल हैं गाँव में अधिक से अधिक, जो देहाती एरिया है, जो बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पर ऐसे ऐसी हॉस्पिटल खोले जाए जहाँ पर अस्पतालों में पूरी तरह से डॉक्टरों का पूरा फुल स्टाफ हो। और तीसरा जो माना गया है कि स्वयं सहायता समूह के निर्माण, प्रशिक्षण और संरक्षण की व्यवस्था हो, जिसमें आसान दरों से कोलेटरल और मैक्रो क्रेडिट्स उपलब्ध किए जाए, और विद्यालयों में भौतिक और मानव संसाधनों की न्यूनतम जरूरतों को पूरा किया जाए, जिसमें से सबसे पहले विद्यालयों में शिक्षा का स्तर उन्मूलन और सही पैमाने पर आगे बढ़े। ये तमाम ऐसी परिस्थितियां हैं जिनको रोकने के लिए तमाम ऐसे सरकारों के सामने हर दिन पर दिन ऐसी परिस्थितियां आती हैं, जिसका समाधान करने के लिए सरकारों को बोला जाता है कि आप इसका जो समाधान है समाधान निकालिए।
लेकिन सवाल उठता है कि इस कानून की धारा 156 में संशोधन कर 3 साल के लिए लीज पर जमीन देने का प्रावधान भी कर दिया। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का एकमात्र राज्य है। चिंता जताई जा रही है कि औद्योगिक निवेश के नाम पर पूंजीपतियों के लिए पहाड़ में भूमि खरीदने का दरवाजा खोल दिया जाए। इससे पहाड़ में जमीन नहीं बचेगी और लोग पलायन को मजबूर हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि राज्य बनने के दिन से जमीन का उत्तराखंड में क्या खेल है। हम रोजगार की बात भी कर रहे हैं, हम जमीन उत्तराखंड से पलायन को कैसे रोका जाए इसकी भी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें उत्तराखंड राज्य बनने के दिन से ही उत्तराखंड के जमीन के लिए सरकारों ने क्या कुछ खेल खेला। 9 नवंबर 2000 की अगर बात करें कि उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद ही भूमि में खरीदने, बेचने और सरकारी भूमि को बंदर बांट के खेल शुरू हो गए और इसके विरोध में कई सामाजिक संस्थाओं ने आवाज भी उठाई। पहला क्या था कि राज्य की पहली अंतरिम सरकार की अगर बात करें तो इसकी कमान मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी को सौंपी गई थी और आरोप है कि स्वामी सरकार ने शिक्षण, सामाजिक और अन्य संस्थाओं को कौड़ियों के भाव से बेकिस्मती जमीन बांट दी। राज्य के बाहर में आए पूंजीपतियों ने भी अपनी जमीन खरीदी और उत्तराखंड में भूमि खरीद फरोख्त कारोबार बन गया। और लगातार जिस तरह से जमीन खरीदी गई उत्तराखंड में शुरुआत से ही, उत्तराखंड अलग बनते ही। और दूसरा महत्वपूर्ण बात अगर बात करें 2002 के बाद जब फिर दूसरी अंतरिम सरकार बनी, ND तिवारी यानी कि नारायण दत्त तिवारी की जब सरकार बनी थी, उसके बाद व्यक्तियों ने भूमि की खरीद की पहली बार सीमा तय की गई थी। उत्तर प्रदेश में जमीन विनाश एवं भूमि सुधार प्रावधान किया गया है कि बाहरी व्यक्ति के राज्य में 500 वर्ग मीटर से अधिक की जमीन नहीं खरीद सकेगा। हालांकि इस पर राज्य आंदोलन से जुड़ा एक बड़ा वर्ग इसके विरोध में भी खड़ा हो गया। और जो तीसरा महत्वपूर्ण था 2007 में राज्य में भाजपा की सरकार बनी। तत्कालीन मुख्यमंत्री और सेवानिवृत्त जनरल BC खंडूड़ी हमारी व्यक्तियों के सभी भूमि खरीदने की सीमा को घटाकर, और जब BC खंडूड़ी बाहरी व्यक्तियों के लिए भूमि खरीदने की सीमा को घटाकर 225 यानी कि 250 वर्ग मीटर कर देते हैं और भूमि जमीन का यह प्रावधान भी घर बनने के लिए किया जाता है। और चौथी जो महत्वपूर्ण बात है, वर्ष 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश बढ़ावा देने के मकसद से भू कानून में संशोधन किया। इसके तहत चिन्हित सेक्टर में बाहरी राज्यों में उद्यमी के लिए 12.50 करोड़ की अधिक भूमि खरीदने का रास्ता खोल दिया और साथ ही साथ खरीदने के कई मुख्य भूमि को आकर्षित करने की छूट दे दी गई। यह चुनावी साल में कानून और संशोधन का विरोध हो रहा था। उत्तराखंड में कृषि भूमि का रकबा निरंतर घटता जा रहा था। अखिल भारतीय किसान महासभा के उत्तराखंड के कृषि परिदृश्य पर जारी पुस्तिका में कहा गया था कि कृषि भूमि का रकबा अब केवल 9% के आसपास ही रह गया है। राज्य में एक सशक्त भू कानून लाना चाहिए, इस तरह की भी उस समय बात हो रही थी। लेकिन सवाल उठता है कि क्या आज उत्तराखंड को 25 साल अलग होने के बाद क्या उत्तराखंड में कुछ एक नई व्यवस्था आई या फिर कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ? आइए और भी जानते हैं आगे कुछ आंकड़े क्या कहते हैं। खेती की जोत से लगातार सिकुड़ने जाने को उत्तराखंड के कई लोग इस चीज़ को मानते हैं कि खेती से लोग सिकुड़ने लगे हैं और इसकी वजह है कि पीढ़ी दर पीढ़ी बंटवारे के चलते किसानों की खेती के लिए जोत सिमटती जा रही है। इस मुद्दे से खेत 2 या 3 भाई टुकड़ों में बांटते जा रहे हैं। ऐसे में कैसे अपना परिवार पालेंगे लोग? प्रोफेसर पांडे का आगे कहना है कि उत्तराखंड के बारे में कहा जाता है कि 12.5-13% भूमि पर खेती होती है, लेकिन इसमें से अधिकांश हिस्सा मैदानी इलाकों में है। पहाड़ी इलाकों में बेहद सीमित तकरीबन 6 से 7% खेती की जाती है, जो पर्वतीय समाज के पास जो कृषि के लिए जमीन है ही नहीं। ऐसे में कैसे अपेक्षा की जा सकती है कि यह समाज अपने अस्तित्व के लिए कृषि पर निर्भर रहेगा? ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अब सरकारों को जागना ही होगा, क्योंकि इस तरह से सरकार से किस तरह से इस अपनी खोई हुई ज़मीन को, अपनी जो ज़मीन बंजर भूमि है उस पर किस तरह से उत्पादन किया जा सकता है, किस तरह से सरकार से मदद की जा सकती है। क्योंकि आज हर समाज
अब अपने एक कल्चर प्रोग्राम तक सीमित रह गया है कि आप सब कुछ ही उत्तराखंड के लिए कोई कल्चर ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि जो हम हर जगह अपने कल्चर प्रोग्राम के जरिए अपने लिए रोज़गार की जो अवसर हैं उनको उत्तराखंड में पैदा कर सकते हैं। बहरहाल जो भी हो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।